Assalamualaikum स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनियर एकेडमी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर हम सिंध बोर्ड की बुक का 3 शुरू करने वाले हैं। देखो, चैप्टर नंबर 3 का हमारे पास जो नाम है वो क्या है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके कंटेंट्स देख लो। कंटेंट्स में हमारे पास टेक्निक्स है यूज्ड इन बायोलॉजी, सेल वॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज बाउंड्री वॉल, साइटोप्लाज्म इन ऑर्गेनील्स and prokaryote and eukaryotic cells। ठीक है, तो चलो, तो भाई ये चैप्टर पहले ही बता दूं कौन से पार्ट से बिलोंग करता है? बॉटनी के पार्ट से बिलोंग करता है। ठीक है, ये बॉटनी से बिलोंग करता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बेटा सिंपली इतनी सी बात है कि सेल के बारे में हम सब जानते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक यूनिट है जिससे सारे स्ट्रक्चर्स और बन रहे हैं, सारे फंक्शंस हो रहे हैं, वो क्या है भाई? वो तो सेल ही है। ठीक है, तो वो सेल ही है। अब सेल को पढ़ने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स चाहिए। सेल की स्टडी के लिए, सेल बायोलॉजी पढ़ने के लिए, सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी को करने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ टेक्निक्स सीखनी पड़ेगी। जो टेक्निक्स क्या होती हैं अभी पढ़ लेते हैं। वो टेक्निक्स क्या होती हैं अब, यानी कह रहे सेल को मैग्निफिकेशन कैसे करें। सेल क्योंकि बहुत छोटा है, सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, नेकेड आई से नहीं देख सकते उसको। अब मैग्निफिकेशन उसकी कैसे करें, उसको बड़ा करके कैसे देखें, उसके पार्ट्स को अलग कैसे करें, और दूसरी जितनी भी नीड्स हैं सेल के रिलेटेड, उनको पढ़ने के लिए कुछ टेक्निक्स और कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, जो कि यहाँ पर टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी के नाम से है। सबसे पहले यहाँ पर हमने टू स्टडी सेल इट्स ऑर्गेनिल्स एंड फंक्शंस, कुछ प्रोसीजर्स जो है वो ज़रूरत होती है। अगर हमें सेल को पढ़ना है, सेल के कंपोनेंट्स को पढ़ना है, या कह लो ऑर्गेनिल्स को पढ़ना है, फंक्शंस को पढ़ना है, तो हमें कुछ फॉलोइंग प्रोसीजर्स लगते हैं। वो कौन से प्रोसीजर्स हैं बेटा? नंबर 1 इज सेल फ्रैक्शनेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेडिमेंटेशन। अच्छा, सेल फ्रैक्शनेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन होती है और सेडिमेंटेशन होती है। फिर डिफरेंशियल स्टेनिंग, माइक्रो डाइसेक्शन, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोमीट्री, टिश्यू कल्चर, माइक्रोस्कोपी, मेजरमेंट ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनील्स साइज। तो सब पढ़ेंगे भाई एक एक करके। सबसे पहले देख लेते हैं सेल फ्रैक्शनेशन क्या है। सेल फ्रैक्शनेशन बेटा नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि सेल को उसके फ्रैक्शंस में डिवाइड करना, उसके पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर हमें बेटा आइसोलेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन इज सॉल्व्ड सेल फ्रैक्शनेशन। अगर हम सेल में से सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं या फिर उसके कंपोनेंट्स हैं, उनको जो है हम अलग कर रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि उनका स्ट्रक्चर क्या है या उनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, वो कैसे बने। जैसे अगर मैं सेल में से राइबोसोम का स्ट्रक्चर जानना चाहती हूँ, तो मुझे राइबोसोम को क्लोजली मैग्नीफाई कर क्लोजली उसको देखना पड़ेगा, तो उसको मुझे अलग करना पड़ेगा सेल में से। तो अगर हम सेल के कंपोनेंट्स को सेल में से अलग करें, किस लिए भाई? इसलिए ताकि हम सेल उन कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन और कॉम्पोजिशन पढ़ पाए। तो इस प्रोसेस को हम सेल फ्रैक्शनेशन कहते हैं। अब सेल फ्रैक्शनेशन के अंदर डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? सेल ऑर्गेनील्स को सेपरेट करते हैं सेल से। और ये प्रोसीजर्स किसकी बेसिस पे होते हैं बेटा? साइज एंड डेंसिटी की बेसिस पर होते हैं। यानी कि हम लोग जो है, हमारे पास प्रोसीजर्स हैं जहाँ पे डेंसिटी हो रहा है, साइज हो रहा है, और डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू डेंसिटी और साइज के बेसिस पर हमारा सेल फ्रैक्शनेशन हो रहा है। यानी कि जो सब्सटेंस, यानी कि जो सेल्यूलर कंपोनेंट की डेंसिटी जो है बेटा हाई होगी, वो जल्दी नीचे बैठ जाएगा और जल्दी बाहर आ जाएगा, और जिसकी कम होगी वो देर से बाहर आएगा, ऊपर रहेगा सुपरनेटेंट में। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा मिस सुपरनेटेंट क्या कह रही हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या बैठ जाता है, अभी समझ आ जाएगा जब हम होमोजेनाइजेशन को पढ़ेंगे। तो बेटे होमोजेनाइजेशन क्या है? होमोजेनाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन का पहला स्टेप, सेल फ्रैक्शनेशन का पहला स्टेप क्या है? होमोजेनाइजेशन, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स, एक ही तरह के सेल, होमो इसलिए कह रहे हैं कि एक तरह के सेल हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ, बहुत सारे एक ही तरह के सेल्स को लेंगे। सपोज कर लेते, हमने ले लिए
मसल टिश्यू सेल्स, कोई भी मसल के टिश्यू का सेल्स ले लिए, वो सारे एक ही तरह के होंगे। उनको हम एक सूटेबल मीडियम में, यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन, एक ऐसा मीडियम जिसमें प्रॉपर पीएच हो, यानी कि उसका पीएच, यानी कि वो सोल्यूशन ना तो ज़्यादा एसिडिक हो ना तो बेसिक हो, उसकी प्रॉपरली आयनिक कॉम्पोजिशन हो, यानी कि उसके अंदर प्रॉपर कॉम्पोजिशन हो उसकी केमिकल। इसके अलावा उसको बहुत ही निहायत ही ठंडा हो वो सोल्यूशन, टेम्परेचर में आइस कोल्ड, बर्फ की तरह ठंडा हो। तो इन सेल्स को हम क्या करेंगे बेटा, इन सेल्स को हम डालेंगे किसके अंदर, इन सेल्स को हम डालेंगे अपने ट्यूब्स के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं, और टेस्ट ट्यूब जो है होमोजेनाइजर में रख देंगे। और उसमें क्या होगा, एज अ ब्लेंडर जो है वो जितने भी सेल्स आपने होमोजेनाइजर के अंदर रखे, सपोज करो तुमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट, देखो यहाँ पर तुमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर तुमने टिश्यू सेल्स रखे। इसे क्लोजअप करके दिखाती हूँ, ये देखो, तुमने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में तुमने टिश्यू सेल्स रखे, फिर उन्हें तुमने होमोजेनाइजर में इस टेस्ट ट्यूब को रख दिया। एक होमोजेनाइजर एक मशीन है जो क्या करती है, होमोजेनेशन का प्रोसेस करती है, होमोजेनाइजेशन को प्रोसेस करती है, यानी कि एक जैसे सेल्स को तोड़ देती है, ब्लेंडर की तरह काम करती है बेटा। ब्लेंडर लो, उसमें टमाटर डालो, टमाटर टूट जाएंगे, है ना, टूट फूट के बिल्कुल बिखर जाएंगे टमाटर। इसी तरह सेल्स को तोड़ फोड़ के बिखरने में हमें होमोजेनाइजर लगता है। तो ये बिल्कुल देखो ब्लेंडर की तरह है, एग्जाम्पल दे रहे हैं होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस में ब्लेंडर की तरह है बिल्कुल। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर 800 ग्राम 10 मिनट्स, यानी कि हमारे पास कुछ क्वांटिटी ऑफ टिश्यू सेल्स थे, जब हम लोगों ने ब्रेक डाउन करा तो 10 मिनट के अंदर ये ब्रेक डाउन हुआ, और 10 मिनट के अंदर ब्रेक डाउन होने से इसका 800 ग्राम वेट बन गया, मास इसका 800 ग्राम बन गया। जितने भी समझ लो ये 50 ग्राम था, ये जब टूटा तो टूट के और भी कंपोनेंट्स में हो जाएगा, तो इसका वेट बढ़कर 800 ग्राम हो गया 10 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद क्या हुआ बेटा, अब हमने दूसरा प्रोसेस करेंगे, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस। अब पहले तो होमोजेनाइजर को ही समझ लेते हैं, होमोजेनाइजर भी कहते हैं इसको, और मोटर और पेस्टिल भी कहते हैं, ठीक है, मोटर और पेस्टिल भी कहते हैं। दीज सेल्स आर प्लेस्ड इन होमोजेनाइजर, होमोजेनाइजर में इन सेल्स को टेस्ट ट्यूब में रखा जाएगा, और इस होमोजेनाइजर को मोटर और पेस्टिल भी कहते हैं, मोटर एंड पेस्टिल भी कहते हैं, यानी कि होमोजेनाइजर या तो इसका नाम हो गया या तो नाम होगा इसका मोटर एंड पेस्टिल। प्लांट सेल्स की बात की जाए तो बेटे, प्लांट सेल्स जो है वो किस तरह ज्वाइंट होते हैं, मिडिल लेमिला से ज्वाइंट होते हैं। मिडिल लेमिला एक सेल वॉल है, हर प्लांट सेल की एक प्राइमरी सेल वॉल होती है, और सेल वॉल्स जो है, दो प्लांट सेल्स, अगर देखो दो प्लांट सेल, जैसे आपस में दो प्लांट सेल्स है ना, ये देखो दो प्लांट सेल्स हैं, इन दो प्लांट सेल्स को अगर मुझे ज्वाइन करना है तो ये बीच में जो लेयर होगी ना, इसे मिडिल लैमिला कहेंगे, ये सेल वॉल का एक पार्ट है। ये दोनों इसको ऐसे आपस में यूं करके ज्वाइन हो जाएंगे। जब ये ऐसे आपस में करके ज्वाइन हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, इन्हें तोड़ना है। अब हमें जब तोड़ना है तो हमें क्या करना होगा बेटा, ये जो बीच की जो मिडिल लैमिला है, ये जो मिडिल लैमिला है ना, ये जो लेयर लगी हुई है, इस लेयर को हम डिसॉल्व कर देंगे। डिसॉल्व करने से क्या होगा, ये सेल्स अलग हो जाएंगे, सही है, इस लेयर को खत्म कर देंगे तो डिसॉल्व से सेल्स अलग हो गए। और हमें तो सेल्स को तोड़ना ही है, अलग ही करना है, टिश्यूज में से सेल को तोड़ना है, उसके बाद फिर उनको उनके कंपोनेंट्स में तोड़ना है, समझे। तो हमने कोई भी टिश्यू ले लिया, उसको सेल्स में तोड़ दिया, अब हमने उसके सेल्स को कंपोनेंट्स के अंदर कैसे तोड़ेंगे बेटे, कंपोनेंट्स में यहाँ पे टूटेगा कुछ कम जो है कह सकते हैं, टिश्यू लिया, टिश्यू को तोड़ा, उसमें डिफरेंट सेल्स में टूट गया। लेकिन अगर बात की जाए, हमारे पास होगा प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में एक पेक्टिनेस नाम का एंजाइम लगेगा बेटा। जो पेक्टिनेस नाम का एंजाइम क्या करेगा बेटा, वो आपके मिडिल लैमिला को डिसॉल्व कर देता है और सेल्स को, प्लांट सेल्स को सेपरेट कर देगा। अब पहले स्टेप में तो समझ आ गया बेटा कि टिश्यू सेल्स को रखा, दूसरे टेस्ट ट्यूब में टिश्यू सेल्स को हमने तोड़ के सेल्स में कर दिया, तीसरे में हम क्या कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा बेटा, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता क्या है, तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आदि इसकी डायग्राम पे आएंगे। तो द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन सेल ऑर्गेनिल्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड मास बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब बेटा होगा क्या, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सेल ऑर्गेनिल्स जो है वो नीचे बैठ जाए, टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाए। कैसे बैठेंगे हम इस टेस्ट ट्यूब के नीचे, तो अभी समझ आ जाएगा कैसे बैठेंगे। ये देखो, तुम्हारे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, तुमने कुछ होमोजेनाइजर के थ्रू टिश्यूज को सेल्स में तो तोड़ लिया, टिश्यूज को तोड़ के सेल में तो तोड़ दिया। अब क्या करा,
एक ऐसी मशीन होती है जिसका नाम होता है बेटा, क्या नाम होता है उसका? सेंट्रीफ्यूज। एक ऐसी मशीन होती है जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज जो क्या करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करती है किसके ऊपर? सेल्यूलर कंपोनेंट्स के ऊपर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है बेटा? गोल गोल, ऐसे गोल गोल घूमने वाली फोर्स। जैसे कहते हैं ना, मौत के कुएं में जब बाइक घूम रही होती है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी फोर्स है? जब कोई भी चीज गोल गोल घूमेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। अब हमने टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में हमने एक जैसे सेल्स जो है वो टिश्यूज को तोड़ के, होमोजेनाइजर के थ्रू तोड़ के सेल्स में तोड़ दिया, और ये सेल्स अब टूट गए। अब इसको हमने सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा। अब टेस्ट ट्यूब गोल गोल घूमेगी और क्या होगा, जो सेल्स इन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब आगे देख लो, सेंट्रीफ्यूज में रखने के बाद क्या होगा, एक राउंड जो भी राउंड जो है ये चक्कर लेगी, उसके बाद कुछ सेल ऑर्गेनिल्स ऐसे होंगे जिनकी डेंसिटी हाई होगी, यानी कि वो बेटा ज़्यादा भारी होंगे। वो ज़्यादा भारी होंगे तो उनकी डेंसिटी क्या होगी? हाई डेंसिटी होगी। ज़्यादा भारी होंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे सोल्यूशन में, मीडियम के नीचे बैठ जाएंगे। और जो थोड़े से हल्के, जो हल्के होंगे वो इससे ऊपर होंगे, जो इससे हल्के वो इससे ऊपर, जो हल्के इससे ऊपर, और सबसे ऊपर सबसे हल्के वाले होंगे। तो ये जो होता है ना, जो नीचे बैठ जाता है, जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स नीचे बैठ गए, टेस्ट ट्यूब के उसे पैलेट कहते हैं। और जो सोल्यूशन के ऊपर रह गए, जो सोल्यूशन ऊपर रह रहे ना, उसे कहते हैं, जो सोल्यूशन में ऊपर मटेरियल है वो कह रहे हैं सुपरनेटेंट, उसे हम सुपरनेटेंट कहते हैं। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं हम उसको? सुपरनेटेंट कह रहे हैं। और जो नीचे बैठा उसको हम कह रहे हैं पैलेट। ठीक है, पैलेट कह रहे हैं। और हाई डेंसिटी वाला ही नीचे बैठेगा, लो डेंसिटी वाला ऊपर रहेगा। हाई डेंसिटी वाले का साइज भी बड़ा होगा और लो डेंसिटी वाले का साइज छोटा होगा। इसका साइज क्या होगा? स्मॉल होगा। ठीक है, इसका साइज क्या होगा? स्मॉल। इसका साइज क्या होगा? लार्ज। ठीक है, इसका साइज क्या होगा? लार्ज। समझ आ रही है ना बात? अब क्या बताऊं मैं आपको यहाँ पर कि सेडिमेंटेशन में वही चीज बताई इन्होंने कि सेंट्रीफिकेशन की, गोल गोल घुमाया एक सेंट्रीफ्यूज में, सेल ऑर्गेनिल्स जो है नीचे बैठ गए डेंसिटी और साइज की बेसिस पर, साइज कह लो या मास या वजन के बेसिस पे। इज कॉल्ड स्मॉलर द पार्टिकल, ऑर्गेनिल और मॉलिक्यूल, द हायर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेशन। बेटा देखो, जितना छोटा पार्टिकल होगा या ऑर्गेनिल होगा, उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी फॉर द सेपरेशन, यानी कि उसको निकालना उतना ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत छोटा होगा ना बेटा। जितना छोटा मटेरियल है उसे निकालना मुश्किल है, जितना बड़ा है उसको निकालना आसान है। समझ रहे हो ना, कि आटा लिया, आटे में हमने बहुत सारे सब्सटेंसेस डाल दिए। अब समझ लो, आटे में मैं चीनी डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ और बादाम डाल रही हूँ, तो अब बताओ बादाम को निकालना ज़्यादा आसान है या चीनी को या नमक को? तो बता देती हूँ, बादाम को निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ी चीज़ होती है उसको निकालना आसान होता है, और जो छोटी चीज़ होती है उसको निकालना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे भी बेटा वही चीज़ हुई कि सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में हमारे पास ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगानी पड़ेगी छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए, छोटे ऑर्गेनिल्स के लिए सेपरेशन करवाने के लिए। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट लगता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और उसमें बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो रही होती है, यानी कि बहुत तेज़ घूम रहा होता है। अब ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होगी ना बेटा, ये 1 सेकंड में 1000 दफ़ा रोटेट करेगी, यानी कि 1 मिनट में 60,000 दफ़ा रोटेट करेगी। 1 मिनट में 60,000 दफ़ा रोटेट करेगी। अब इट ओके, सेंट्रीफिकेशन मेथड, हाँ देखो, सेंट्रीफिकेशन मेथड, सेंट्रीफिकेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ सेल ऑर्गेनील्स। सेंट्रीफिकेशन मेथड क्यों यूज होता है? कि हम सेल ऑर्गेनील्स को आइसोलेट कर रहे हैं, सेल ऑर्गेनील्स को हम अलग कर रहे हैं और कंपोनेंट्स को अलग कर रहे हैं। ये बहुत कॉमन है, बायोलॉजी के अंदर, सेल बायोलॉजी में बहुत कॉमन प्रोसेस है ये। वियर सेपरेशन इज बेस्ड ऑन सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंटेशन रेट पर सेपरेशन करती है, यानी कि जो सब्सटेंस हैवियर होगा वो जल्दी सेडिमेंट हो जाएगा, और जो ज़्यादा हैवियर नहीं होगा, लेस डेंसिटी वाला होगा, वो थोड़ा देर से सेडिमेंट होगा। इसके बाद है हमारे पास कि
इसके बाद है इट इज स्टेप वाइज प्रोसेस बाय इंक्रीजिंग इन द सेंट्रिफिकेशन स्पीड। ये स्टेप वाइज प्रोसेस है, यानी कि पहले प्रोसेस में क्या होगा, जो नीचे बैठा मटेरियल, जो मटेरियल बेटे नीचे बैठेगा, पहले प्रोसेस में क्या होगा, उस मटेरियल को निकाल लिया जाएगा, यानी कि पैलेट को निकाल लिया जाएगा और सुपरनेटेंट को फ्रेश ट्यूब में रखकर वापस सेंट्रीफ्यूज में रखा जाएगा। और अब की बार जब सेंट्रीफ्यूज में रखा जाएगा तो स्पीड हाई होगी, ठीक है, पहले वाले सेंट्रीफ्यूज से स्पीड हाई होगी ताकि वो स्मॉलर पार्टिकल्स भी सेपरेट हो जाए। उसके बाद इन द बिगिनिंग लोअर स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज इज यूज्ड टू सेपरेट द हैवियर बिगर ऑर्गेनील फ्रॉम सैंपल एंड देन ग्रेजुअली स्पीड और साइज जो है ऑफ रोटेटर इंक्रीज किए जाएंगे, रोटेटर की स्पीड और साइज को इंक्रीज किया जाएगा अंटिल द टारगेट अचीव, जब तक सारे ऑर्गेनील्स बाहर ना आ जाए। एट लो स्पीड लार्ज पार्टिकल्स, जब कम स्पीड होती है ना बेटा, यानी कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स हैं, इस तरह के सेल का न्यूक्ली, वो सेटल डाउन हो जाते हैं सेडिमेंट पर और वो जल्दी बाहर आ जाते हैं। स्मॉलर पार्टिकल्स आर स्टिल इन द सुपरनेटेंट, स्मॉलर पार्टिकल्स अभी भी सुपरनेटेंट में मौजूद होते हैं, जिनको हम फ्रेश ट्यूब में डालते हैं और उनको वापस से सेंट्रीफिकेशन फोर्स लगाते हैं उनको हायर स्पीड पे, जब तक कि वो छोटे पार्टिकल्स भी सेपरेट नहीं हो जाए। जो वेरियस सेल फ्रैक्शंस हैं आर नाउ अवेलेबल फॉर साइटोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एनालिसिस, यानी कि अब आपने सेल कॉम्पोनेंट्स निकाल लिया, अब इन सेल कॉम्पोनेंट्स को आप साइटोलॉजिकल और बायोकेमिकल एनालिसिस, यानी कि इनको ऑब्जर्व कर सकते हो और डिफरेंट इनके फंक्शंस वगैरह जान सकते हो। इसके अलावा डिफरेंशियल स्टेनिंग, बेटा डिफरेंशियल स्टेनिंग का मतलब क्या होता है, इन सेल और टिश्यू सम स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसपेरेंट, टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स सम डाइज आर यूज्ड विच आर एब्सॉर्ब डिफरेंशियली ड्यू टू देयर केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी कि कह रहे हैं हमारे सेल्स के अंदर कुछ सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल में, सेल्स इन सेल्स और टिश्यूज के पे भी हो सकते हैं और सेल्स में भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि उनका कोई भी कलर नहीं होता। तो इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए कि इन स्ट्रक्चर्स में फर्क क्या है, यानी कि इन स्ट्रक्चर्स की, टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन दिस स्ट्रक्चर, अब इन स्ट्रक्चर्स का फर्क मालूम करने के लिए कि यानी कि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो कलरफुल होंगे, ट्रांसपेरेंट है, तो इनको देखने के लिए, इनको विजिबल करने के लिए, इनको अलग से देखने के लिए क्या किया जाता है, कुछ डाइस को यूज किया जाता है, जो कि ये सब्सटेंसेस डाइस केमिकली इनकी नेचर में होता है कि ये वाला डाई इस्तेमाल करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट या फिर ये वाला सेल और टिश्यू जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उस कलर का हो जाएगा। फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ WCs, अलग अलग तरीके के WCs होते हैं। WCs का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स बेटा नाम तो व्हाइट ब्लड सेल्स है, पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये व्हाइट नहीं होते। क्यों भाई, ये व्हाइट क्यों नहीं होते, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये व्हाइट नहीं होते, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसका नाम हम बचपन से यही समझते हैं ना कि व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट होते हैं, बट ये व्हाइट नहीं होते, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इनको भी हम कैसे देखते हैं, इनको हम सेल्स बॉडी के अंदर हम इनको डाइस के थ्रू देखते हैं, यानी कि कलर्स के थ्रू देखते हैं। और अलग अलग तरीके के WBCs होते हैं, तो अलग अलग तरीके के WBCs के लिए अलग अलग डाइस इस्तेमाल होते हैं। कुछ एक कैटेगरी का होगा उसके लिए हो सकता है ब्लू हो रहा है, एक कैटेगरी उसके लिए पिंक है, पर्पल, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग। तो ये प्रोसेस जिसमें आप डाई कर रहे हो, कलर डाल रहे हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेनिंग। और जब आप अलग अलग डाइस को इस्तेमाल कर रहे हो एक ही वक्त पे, ताकि बॉडी में पता चल सके तुम्हें कि कौन सा WBC कौन से टाइप का है, तो टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अदर, कि आपस में एक दूसरे से वो मिले नहीं, कॉल्ड डिफरेंशियल स्टेनिंग। इसको हम क्या कहते हैं बेटे, डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं, यानी कि एक ही वक्त पे आपने डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अलग अलग स्टेनिंग का प्रोसेस, अलग अलग कलर्स यूज किए, डाइज यूज किए। अब हमारे पास आता है माइक्रो डाइसेक्शन। बेटा माइक्रो डाइसेक्शन इज अ टेक्निक टू आइसोलेट स्पेसिफिक सेल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रो डाइसेक्शन का मतलब क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप कुछ खास किस्म के सेल्स को लोगे और आप माइक्रोस्कोप की मदद से इसको डाइसेक्ट कर दोगे। मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, तो अभी पता चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि इट इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च टू फाइंड आउट द रोल ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल एंड डेवलपमेंट। अब देखो हमारे पास कुछ खास किस्म के ऐसे सेल्स होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से डाइसेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे, हम इसको माइक्रोस्कोप में रखेंगे, हमने सेल को माइक्रोस्कोप में रखा, अब क्या करेंगे, हमने इसका बहुत छोटा पार्टिकल डाइसेक्ट करना है, समझ लो। जिससे ऐसा होता है ना, कैंसर का सेल है, अब हमें ये देखना है इस कैंसर सेल में कैंसर है कहाँ, तो वो बहुत छोटा सेल है, उसमें कैंसर भी छोटा होगा, हम उसको आंखों से नहीं देख सकते। तो हम क्या करेंगे, हम माइक्रोस्कोप के अंदर उस सेल को रख देंगे, और जब हम माइक्रोस्कोप में उस सेल को बेटे रखेंगे ना, तो क्या होगा हमारे पास कि उस सेल का जो क्लोजअप, जो मैग्निफिकेशन इमेज होगी ना, वो हमें एक मॉनिटर पे दिखेगी।
वो हमें एक मॉनिटर पे दिखेगी और हम उसकी मदद से देखकर कि कहाँ कहाँ कैंसर है वो हम उसको निकाल के फेंक सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप डायसेक्शन इसको कहते हैं। तो ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम स्पेसिफिक सेल्स को आइसोलेट करते हैं, यानी कि खास किस्म के सेल्स होते हैं, जैसे कैंसर सेल हो गया, कोई और सेल्स हो गए, जैसे एम्ब्रॉयनिक सेल हो गए कि एम्ब्रॉयनिक सेल यानी कि ऐसे सेल्स जिनमें डेवलपमेंट कैसे हो रही है, जो बेबीज के सेल होते हैं, प्लांट बेबी हो जाए या फिर आपका ह्यूमन बेबी हो जाए, उनके जो सेल्स होते हैं उनमें कैसे वक्फन जो है वो टाइम टू टाइम डेवलपमेंट हो रही है। तो खास किस्म के सेल्स को आप माइक्रोस्कोप के अंडर रखोगे, बायोलॉजिकल रिसर्च करोगे, जैसे कि हम बात करते हैं एम्ब्रॉयनिक सेल्स की डेवलपमेंट मालूम करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स का सेल डेवलपमेंट पे और डिफरेंट डिजीजेस की ट्रीटमेंट भी इससे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैंसर की ट्रीटमेंट हो गई। रोल ऑफ डिफरेंट केमिकल्स ऑन सेल डेवलपमेंट, सेल कैसे डेवलप होता है तो उसके ऊपर कैसे कैसे दूसरे दूसरे केमिकल्स लग रहे हैं, इसको भी आप माइक्रोस्कोप डायसेक्शन से देख सकते हो बड़े मॉनिटर पर, ठीक है। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स वेयर अ माइक्रोस्कोप इज यूज्ड ड्यूरिंग स्टडीज, यानी कि ये एक अलग अलग टेक्निक्स की कलेक्शन है जहाँ पर माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। या तो इसके अंदर हम डिजीज, इस टेक्निक से हम डिजीज कर सकते हैं, तो इसमें अलग अलग किस्म की टेक्निक्स हैं कि हम इसमें डाइसेक्ट भी कर सकते हैं, हम इसमें किसी कंपोनेंट को रिसर्च भी कर सकते हैं, तो इसमें अलग अलग टेक्निक्स यूज होती हैं। अब हमारे पास आ जाता है हमारा टिश्यू कल्चर बेटे। तो टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर तो भाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको कहते हैं क्लोनिंग। तो बेटा इट इज अ टेक्निक ऑफ क्लोनिंग वेयर सेल्स और टिश्यूज और एन ऑर्गन ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडियम इन अ टेस्ट ट्यूब और पेट्री डिश। भाई ये एक टेक्निक है, किस चीज की टेक्निक है? ये क्लोनिंग की टेक्निक है। क्लोनिंग ऐसे बेटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आर्टिफिशियल ह्यूमन, जैसे आर्टिफिशियल प्लांट बना रहा है या फिर कह लो आर्टिफिशियल ह्यूमन, तो वैसे बनते नहीं है, ये फेल हो गई क्लोनिंग ह्यूमंस बनने के लिए। बट अब तक आर्टिफिशियल जो है वो क्लोन्स वैसे फेल अगर ना भी हो तो आर्टिफिशियल क्लोन्स जो है बन सकते हैं ह्यूमंस के, बट बेटा ये इलीगल होता है, आपको पता होगा कि इंसान के क्लोन्स नहीं बना सकते। तो हमारे पास क्या है? इट इज अ टेक्निक ऑफ क्लोनिंग, ये क्लोनिंग की एक टेक्निक है, यानी कि इसमें क्या होता है, डुप्लीकेट प्लांट बन जाता है या डुप्लीकेट कोई भी चीज बन जाती है आर्टिफिशियल तौर पे। यहाँ पर सेल्स और टिश्यूज या फिर किसी भी ऑर्गन को आर्टिफिशियली ग्रो करवाया जाता है, आर्टिफिशियल मीडियम में टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो कराया जाता है, यानी कि कोई भी आर्टिफिशियली तौर पे टेस्ट ट्यूब या फिर पेट्री डिश के अंदर हम ऑर्गन सेल या टिश्यू को ग्रो करते हैं। इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम प्लांट सेल बिकॉज प्लांट सेल्स आर टोटीपोटेंट totally potential, that is each cell has complete genetic potential to grow in a plant। ये सबसे पहले हमारे प्लांट सेल्स में स्टार्ट हुआ, ह्यूमंस की तो बेटा दूर की बात, ये सबसे पहले प्लांट सेल में स्टार्ट हुआ है। और स्टार्ट हुआ था बिकॉज प्लांट सेल्स जो है टोटीपोटेंट होते हैं। टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है? टोटली पोटेंशियल, इनमें पूरा पोटेंशियल है कि इनका हर पार्ट, हर सेल जो है, इनका हर सेल के पास पूरा जेनेटिक पोटेंशियल है, उसके जीन्स में है कि हर सेल ग्रो करेगा, हर सेल ही ग्रो करता है, ठीक है। तो प्लांट सेल्स का हर सेल ग्रो कर सकता है आर्टिफिशियली, उन्होंने रिसर्च की तो देखा हाँ ग्रो कर पा रहा है, इस वजह से उन्होंने प्लांट सेल्स को करा, ठीक है। इन 1958 में एप्सी स्टीवर्ट जो थे उन्होंने कंप्लीट कैरोट, गाजर का पौधा उगाया, गाजर का प्लांट जो है कैरोट प्लांट उगाया एक छोटे से पीस ऑफ फ्लोएम से। फ्लोएम आपको पता है एक टिश्यू होता है, हमने कहा ना टिश्यूज को उगा सकते हैं, सेल्स को उगा सकते हैं, तो एक छोटा सा पीस लिया फ्लोएम और उससे उन्होंने क्या करा, गाजर का पौधा उगाया ऑन अ मीडियम, एक ऐसे मीडियम पे, मीडियम यानी कि क्या होता है, सब कोई भी सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन या फिर कोई भी सोल्यूशन कह लो या कोई भी मिक्सचर, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो जिसके ऊपर कोई काम हो रहा हो जो बेसिक काम कर रहा है, तो ऐसे मीडियम पे करा। उस मीडियम के अंदर शुगर थी, मिनरल्स थे, विटामिन थे, और क्योंकि उस शुगर ग्रोथ करवानी थी तो उन्होंने इसके अंदर कोकोनट मिल्क भी डाला। कोकोनट मिल्क के अंदर ना बेटा एक हार्मोन होता है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, सेल्स को डिवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस हार्मोन का नाम होता है साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन उस हार्मोन का नाम है। तो उन्होंने उस हार्मोन को भी डाल दिया इस मीडियम के अंदर। तो दीज सेल्स बिगिन डिवाइडिंग, तो ये सेल्स जो है टिश्यूज के जो सेल्स थे ना वो डिवाइड होना शुरू हो गए और रेप्लिकेट होना शुरू हो गए। तो दे प्रोड्यूस कैलस, उन्होंने कैलस प्रोड्यूस किया एन अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि उन्होंने एक अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या करा, प्रोड्यूस किया। यानी कि हुआ क्या बेटा, हमारे पास दिखाती बताती हूँ, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है, देखो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ था कि सेल्स डिवाइड होना शुरू हुए, और जब सेल्स डिवाइड होंगे तो बहुत, क्योंकि सेम टिश्यू था तो उसमें से सेम सेल्स ही डिवाइड होंगे, तो ये ऐसा ग्रुप बन गया जिसके अंदर नए सेल्स बने और वो नए सेल्स सारे एक जैसे थे, अनडिफरेंशिएटेड, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं।
तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने कैलस का नाम दिया। कैलस डिफरेंशिएटेड लेटर ऑन। अब ये जो कैलस था, ये सेल्स कुछ अरसे बाद शूट में तब्दील हो गए। शूट्स क्या होती है? छोटे पौधे। उसके बाद रूट्स, शूट्स होती है ऊपर का पार्ट, जैसे पत्ते वत्ते हो गए। और छोटे पौधे नहीं, पत्ते वत्ते। जो शूट होता है अपर पार्ट शूट है, लोअर पार्ट रूट है। तो रूट्स पहले शूट बने, अपर पार्ट बना, फिर रूट बने, उसके बाद फिर एक पूरा पौधा ही बन गया, न्यू प्लांट बन गया। नाउ डेज ये टेक्निक किस लिए यूज हो रही है कि हम कुछ किस्म के टिश्यूज को इस्तेमाल कर सकें फॉर ट्रांसप्लांटेशन टू फाइंड एबनॉर्मलिटी इन सेल्स लाइक कैंसर सेल्स। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं बेटा, इसमें जहाँ तक मुझे समझ आया है, यहाँ पर इस लाइन में यही कहा जा रहा है कि नाउ डेज की टेक्निक जो है यूज होती है टू ग्रो सम टिश्यूज। कुछ खास टिश्यूज को ग्रो करवाने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल होती है, ताकि उन को ट्रांसप्लांट करवाया जाए। यानी कि ऐसे सेल्स जैसे कैंसर सेल्स हैं, वो खराब सेल्स हो चुके हैं, तो उनको ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, यानी कि उनकी जगह पे नया सेल लगाने के लिए, तो आर्टिफिशियली सेल को ग्रो किया जाता है, ठीक है। या फिर उनकी एब्नॉर्मेलिटी को ढूंढने के लिए कि ये कैंसर सेल असली में होता कैसा, जो है कैंसर सेल में ऐसी एब्नॉर्मेलिटी जो नॉर्मल सेल में जो है एब्नॉर्मेलिटी नहीं होती, तो नॉर्मल सेल को ग्रो किया जाता है पहचानने के लिए कि इसमें क्या एब्नॉर्मेलिटी है। बेसिक तो फंक्शन इसका ट्रांसप्लांटेशन ही है। इसके बाद आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, पिक्चर ए में टिश्यूज रखे, फिर कुछ सेल्स में वो डिवाइड हुए, ठीक है। सी में हमारे पास ये ग्रोथ होना शुरू हो गई है, फिर हमारे पास यहाँ पर ऊपर के पार्ट्स ग्रो हो रहे हैं। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, अब ग्रोथ बढ़ती जा रही है, मुस्तकिल ग्रोथ बढ़ेगी। और ये आपने इसको उठाया, इस मटेरियल को मीडियम से उठाकर, ये सारा काम किस में हो रहा है बेटा? मीडियम में हो रहा है। मीडियम यानी कि जो कोकोनट मिल्क वाला मीडियम है, पानी में एक मिनरल्स कोकोनट मिल्क वाली चीज़ में उगा रहे हैं। तो जैसे कि जैसे फिर आपने ये सामान उठाया और इसके अंदर लगा दिया, तो क्या होगा? तो हमारा न्यू प्लांट उग जाएगा। तो चलो, आज की वीडियो मैं यहीं तक ख़त्म करूँगी, ठीक है। टिश्यू कल्चर तक समझ आ गया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो, विदाउट एनी फियर पूछ लो। और कोई भी इशू है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।